हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस ज़माने में फ्रेंड्स रेलवे एग्जाम पे सिलेक्शन लेना फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल हो गया है। और वो मुश्किल फ्रेंड्स आपको इस नज़र से देखने को मिल रही है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी के समय में जो है सारे स्टूडेंट क्या करते हैं गलती कि सारे के सारे नए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, नई नई किताबें पढ़ते हैं, लेकिन एक गलती क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। और आपको मालूम अच्छी तरह होगा शायद फ्रेंड्स कि आपके रेलवे के एग्जाम पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके 80% से लेकर के 70% तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और गलती आप लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ये ऐसा गलती नहीं करें, ताकि आपके एग्जाम रेलवे पे जो होने वाले 2025 में आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो आज की इस सेशन के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2018 में जो फ्रेंड्स आपके 9-10-2018 में जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुए थे फ्रेंड्स, उस क्वेश्चंस का पेपर एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड्स हम 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप डी के एग्जाम पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से 25 क्वेश्चन जो आपके साइंस से पूछे जाएंगे। तो उन्हीं साइंस से क्वेश्चंस फ्रेंड्स किस टाइप के पूछे गए हैं, कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आवर्त सारणी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। और फ्रेंड्स आज का एपिसोड जो होगा हमारा एपिसोड 15 होगा। आप अगर हमारे इस एपिसोड टोटली का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट से जुड़कर इस सेशन का टोटली अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन में से एक एक करके क्वेश्चंस को समझते चलेंगे और सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन से देखते हैं 100 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स, आपके 17वें क्वेश्चन पूछे गए थे। एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, आपके एग्जाम जो होंगे आपके 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, और उनमें से जो आपके क्वेश्चन जो होंगे आपके मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी एक एक क्वेश्चन अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे। यानी कि कहीं आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कहीं आपके मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहीं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिनमें से फ्रेंड्स आपके ये जो एग्जाम हुआ था उनमें से आपके 17वां क्वेश्चन जो था आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं। यानी सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, क्लोरीन का जो समस्थानिक होते हैं 2 समस्थानिक हैं, उनमें से जो उनका अनुपात बताया गया आपके 3:1 अनुपात बताया गया है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ये रहा आपके ऑप्शंस। इनमें से जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपके राइट आंसर की जगह आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये 2 ऐसे समस्थानिक है फ्रेंड्स जिनके जो है इनके अनुपात 3:1 निकलते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं जिनमें से एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आपके 17 होते हैं, और इनका जो एटॉमिक वेट होते हैं यानी द्रव्यमान जो होते हैं आपके 35.5 होते हैं। लेकिन ये समस्थानिक के रूप में जो है 35 और 37 रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके, तो एक कथन के संदर्भ में पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाएंगे। तो आप एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े फ्रेंड्स, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन से आपका 2 कथन दिया गया है, एक दिया गया आपके संपीड्यता के संदर्भ में और एक दिया गया आपके आकार के संदर्भ में। तो संपीड्यता के संदर्भ में कथन है आपका, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें उच्च दाब पर पदार्थ का आयतन कम हो जाता है, गैसों की यह विशेषता है। गैसों में यह विशेषता है। सही बात है फ्रेंड्स, ये कथन जो है फ्रेंड्स आपके राइट है संपीड्यता के संदर्भ में। जो फ्रेंड्स आपके उस पदार्थ पर जो उच्च दाब लगाएंगे तो उसके आयतन कम हो जाएगा। सही बात है गैसों के संदर्भ में। जबकि आकार, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके अंतर्गत बाह्य बल के प्रभाव में कोई पदार्थ बहता है अथवा इसका आकार परिवर्तित होता है। यह गुण तरल और गैसों दोनों में देखा जाता है। ये कथन गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपके गैस जो होते हैं और द्रव्य जो होते हैं, यह गुण जो है फ्रेंड्स उसमें बर्तन के आकार पे आधारित होते हैं। बर्तन जिस टाइप के होंगे, जिस प्रकार के होंगे, उस प्रकार के उनके आकार हो जाएंगे। यानी ये कथन जो है फ्रेंड्स आपके आकार के संदर्भ में, द्रव्य और गैसों के संदर्भ में गलत है। इस तरह से आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो आपके कथन ए सत्य है संपीड़ितता के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 34वां क्वेश्चन से आपका अनबुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। अनबुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जो है फ्रेंड्स इसे अनबुझे हुए चूने कहते हैं। तो ये अनबुझे हुए चूने लिखेंगे फ्रेंड्स। कोई क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि आपको बिना बुझा हुआ चूना देखने को मिलेंगे। तो बिना बुझा हुआ चूना बोले या फिर अनबुझे हुए चूने बोले, उसका भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड उसका राइट आंसर हो जाएंगे। और अगर बोले फ्रेंड्स बुझा हुआ चूना, यानी ओनली बोले बुझा हुआ चूना, तो उसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझे हुए चूना कहते हैं, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझे हुए चूने कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं फ्रेंड्स, किनके बीच इनके आकर्षण बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। दो द्रव्यमानों के बीच ये बल कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो द्रव्यमानों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन क्या है? 30वां क्वेश्चन पूछा गया, माचिस की तीलियों में डैश होता है, क्या होता है? माचिस की तीली में जो फ्रेंड्स रेड कलर के और या फिर ब्लैक कलर के आप जो देखते हैं जिससे आगे की उत्पन्न होते हैं चिंगारी, तो उसमें किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपके सल्फर का, मैग्नीशियम का, फास्फोरस का या फिर पोटेशियम का। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, फास्फोरस का। कभी कभी फ्रेंड्स आपके ऑप्शन इस तरह भी आपको एग्जाम पे देखने को मिले हैं कि आपके जो फास्फोरस पूछे जाते हैं तो ऑप्शन आपको दिए रहते हैं लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस या फिर सफ़ेद फास्फोरस। तो उनमें से जो फ्रेंड्स आपके लाल फास्फोरस होते हैं वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन अनुसार आपके फास्फोरस हो जाएंगे। लेकिन अगर फ्रेंड्स कलरों में से फास्फोरस पूछे तो उनमें से जो आपके लाल फास्फोरस होते हैं फ्रेंड्स, उसका प्रयोग होता है आपके माचिस की तीलियों में। और वो जो माचिस की तीली में फ्रेंड्स वो जो लकड़ी होते हैं वो किस लकड़ी के बने होते हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो लकड़ी होते हैं चीड़ नामक वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चंस अच्छी तरह पढ़िएगा फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पे जो 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज कराने के लिए नहीं वाले शब्द दिए जाते हैं। तो उनमें से ध्यान रखिएगा, थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो उसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मार्सिलिया। मार्सिलिया पौधा ऐसे हैं जो आपके थाइलोफाइटा समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आप फिर ये भी जान लीजिए फ्रेंड्स कि आपके मार्सिलिया पौधा जो है आपके किसके अंतर्गत आएंगे, तो आप कहेंगे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके मार्सिलिया पौधा जो है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। मार्सिलिया इसके अंतर्गत आएंगे, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आएंगे। बाकी जो ऑप्शन है कैलेडोफोरा और कारा और यूलाथ्रिक्स जो है आपके थाइलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 36वां क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन पूछे गए थे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे फ्रेंड्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके रेलवे एग्जाम पे आपको अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं फ्रेंड्स 2025 के एग्जाम पे, तो आपके 3 चीज़ में अच्छी तरह पकड़ होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला चीज़ फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए कि आपके पास जो है PYQ क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से अध्ययन होना चाहिए। और तीसरा जो है फ्रेंड्स आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट यानी कि सवाल बनते हैं आपको अच्छी तरह से रटे हुए होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपके पास होते हैं फ्रेंड्स, तो आपके एग्जाम पे जो है 2025 में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिएगा, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आना चाहिए, यानी फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए और आवर्त सारणी से रिलेटेड होनी चाहिए। और आप अगर फ्रेंड्स जो हमारे साथ आप अगर 135 शिफ्ट होकर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छी तरह से रामबाण साबित कर सकते हैं अपने एग्जाम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही, और इनके अलावा आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका 36वां क्वेश्चन, कार्य किसका गुणनफल है? तो मैं इसको कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, W बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं आपके FS कोस थीटा, यानी बल और विस्थापन के बीच कोण। तो इनमें से भी आप ध्यान सकते हैं जो बल और विस्थापन होते हैं इनके बीच आप ज्ञात कर सकते हैं कार्य। तो ध्यान रखिए, कार्य बराबर फॉर्मूला के माध्यम से, तो ऑप्शन अनुसार हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जिनमें से बोला गया बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। जिनमें से फ्रेंड्स ये रहा आपका बल और जो वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, यानी ये रहा आपके विस्थापन, और इनके बीच जो दिशा बनेगा यही इसका निर्धारण करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कार्य जो होते हैं बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ये आपके कार्य के गुणनफल को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए आपके 37वां क्वेश्चन। 37वें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है, तो यह किस समूह से संबंधित होगा? तो समूह से संबंधित पहले इसको क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है, और ऐड करके जितना आपको आएंगे वही आपके वर्ग से संबंधित हो जाएंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो कितने निकल के आएंगे? 13 निकल के आएंगे। और यही जो फ्रेंड्स होगा आपका किसके निर्धारण कर देगा? आपका तो समूह का निर्धारण कर देगा। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 13वें समूह से संबंधित है। और इनकी ये 13 तत्व जो है फ्रेंड्स आपको किसको दर्शाते हैं? तो ये आपके एल्यूमिनियम तत्व को दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, किसको दर्शाते हैं? एल्यूमिनियम को दर्शाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम तत्व का जो एटॉमिक नंबर होते हैं, इन परमाणु संख्या जो होते हैं 13 हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स किस ब्लॉक का तत्व है, जो आवर्त सारणी में आपको 4 ब्लॉक देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, आपके S ब्लॉक होते हैं, P ब्लॉक होते हैं और D ब्लॉक होते हैं और F ब्लॉक होते हैं। इस जगह पे D ब्लॉक और इस जगह पे जो F ब्लॉक होते हैं, तो उनमें से जो फ्रेंड्स आपके आएंगे एल्यूमिनियम तत्व, ये आपके P ब्लॉक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह क्वेश्चन जब भी दे आपको ऐड कर लेना है सभी नंबर को, और उसको क्या करना है, आपको उसी से आपके समूह का निर्धारण हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 39वां क्वेश्चन, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके रूट टिप और शूट टिप में जो पाए जाते हैं आपके द्विभुज ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक? द्विभुज ऊतक पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके रूट टिप और शूट टिप का जो पार्ट में बटा हुआ है किस ऊतक का हिस्सा है? तो आपके द्विभुज ऊतक का हिस्सा बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 48वां क्वेश्चन। 48वें क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके फ्रेंड्स। आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपको आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा 48वां क्वेश्चन, डैश फूलों की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है? ऐसे कौन से ऑप्शन है फ्रेंड्स जिनमें से आपके अम्ल या फिर क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा आपके चमेली। चमेली फूल की पत्ती है जो फ्रेंड्स आपके जो है किसी विलयन का अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता नहीं लगाते हैं। जिस प्रकार फ्रेंड्स आपके पेंटूनिया है, जिरेनियम है और हाइड्रेंजिया जो है, ये इनके माध्यम से जो है फ्रेंड्स आप किसी विलयन का अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 51वां क्वेश्चन। 51वें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो। 51वां क्वेश्चन है बायोलॉजी के संदर्भ में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वे प्राणु जरायुज कहलाते हैं जो। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, जो आपके बच्चे को जन्म देते हैं। और ऐसे कौन से प्राणी है फ्रेंड्स जो आपके बच्चे को जन्म देते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि घोड़ा हो गया, गाय हो गया, मानव हो गया, ये सभी जो है आपके बच्चे को जन्म देते हैं और इसकी वजह से इसको क्या कहेंगे? जरायुज कहेंगे। तो इसके संदर्भ में एक और कथन लाइन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जरायुज उसे कहते हैं जो फ्रेंड्स आपके जो वे प्राणी जिनमें बच्चों के भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा, उन बच्चे का जो है उनके शरीर का विकास जो होगा, इन भ्रूण का विकास होगा माँ के शरीर के अंदर होगा। जैसे कि गाय हो गया, मानव हो गया, बकरी हो गया, ये सब आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो आपके जरायुज के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 52वां क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन आगे फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैं फिर आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे जो है फ्रेंड्स आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके फिक्स हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आप उसको जो फ्रेंड्स आप अगर 5-6 क्वेश्चन आप अगर अन्य कैंडिडेट की तुलना में बना लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके इस तरह के क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन से आपका, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया काम क्या होगा? काम की गणना करें, यानी कार्य की गणना करें। तो कार्य बराबर फॉर्मूला में कई बार बता चुका हूँ, आपके W बराबर जो फॉर्मूला होते हैं आपके mgh, ये फार्मूला आपको मतलब कि यूज करना है। तो mgh इनमें से आपका द्रव्यमान दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण आपको यहाँ दिया गया है और हाइट जो फ्रेंड्स आपको 1.2 मीटर दिया गया है। अब इसको सॉल्यूशन कर लेना है, कितने आ जाएंगे? 10 हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण त्वरण है हमारा 10 और ऊपर कितना उठाया गया है, यानी हाइट कितना है आपका 1.2 मीटर। तो 1.2 के बदले 12 इंटू बटे 10 रखते हैं। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 120 जूल। 120 जूल, और जो कार्य का ऐसे मात्रक होते हैं जूल, बस इस तरह से जूल लगा देना है। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बस सीधा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, इतना आसानी सा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको तब आसान लगने लगेंगे फ्रेंड्स जब आप कार्य के अच्छी तरह से फॉर्मूला याद कर लेंगे, तभी आपको आसान लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछे गए आपके 58वां क्वेश्चन। 58वें क्वेश्चन पूछे गए हैं, डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। 58वें क्वेश्चन है, पदार्थ वह है, वैसे कौन सा पदार्थ है जो आपके सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो इसमें राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। अणु जो है फ्रेंड्स ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, तो आपके हो जाएंगे आपके परमाणु हो जाएंगे। लेकिन परमाणु जो है फ्रेंड्स आपका अस्तित्व में नहीं रहता है, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है। इस वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बात बोली गई है आपके अस्तित्व की बात बोली गई है। जैसे कि फ्रेंड्स आपके 2 परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड्स आपके 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप ऑक्सीजन को लीजिए, ये ऑक्सीजन आपका अणु हो गया, O2 आपका ऑक्सीजन अणु है, जबकि ओनली O रखते हैं फ्रेंड्स तो ये आपके ऑक्सीजन परमाणु कहलाएंगे। इस तरह से भी आप समझते हैं। जैसे कि आपके हाइड्रोजन H2 लिखते हैं तो ये आपके हाइड्रोजन अणु होंगे, लेकिन ओनली आप हाइड्रोजन लिखते हैं फ्रेंड्स तो ये आपके हाइड्रोजन परमाणु होंगे। जैसे आपके ये हाइड्रोजन जो है आपके स्वतंत्र अवस्था में यानी अस्तित्व में नहीं है, जबकि ये हाइड्रोजन जो है आपके अस्तित्व में है। इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। इस संदर्भ में आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे अणु कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 61वां क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन है, 61वें क्वेश्चन से आपके पूछे गए, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इस चाल पर यात्रा करना कहलाता है, क्या कहलाएगा? जब कोई वस्तु है उसकी चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक हो जाएगी तो इस स्थिति में जो है इस चाल की यात्रा करना क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर कीजिएगा आपके पराध्वनिक कहलाएंगे।
प्राध्वनिक गति से वो गमन करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपके ध्वनि को जो है आपके 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें से आपके 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। तो इस संदर्भ में आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के बीच जो ध्वनि होते हैं उसे श्रव्य कहते हैं, या फिर श्रव्य तरंगे या फिर श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो मानव के द्वारा सुना जाता है। और जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं उसे अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, और 20,000 से अधिक जो होते हैं उसे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। तो इस संदर्भ में भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जब ध्वनि की चाल जो है वस्तु की चाल से अधिक हो जाएगी तो इस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्राध्वनिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 73वां क्वेश्चन। 73वें क्वेश्चन पूछे गए आपके, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे एक ही शिफ्ट में जो है कई बार रिपीट हो चुके हैं, यानी एक ही डेट के एग्जाम पे जो है 3 शिफ्ट एग्जाम होते हैं, तो तीनों शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार इसके भार का कितना गुना होगा, यानी चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। इसके राइट आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 6 kg जो होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपके चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होगा पृथ्वी की तुलना में 1/6 होगा, और इसी चीज़ को आपको यहाँ पे घुमा के बोला गया है। तो इस संदर्भ में हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 6 kg हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा 75वां क्वेश्चन। 75वें क्वेश्चन से बायोलॉजी से संबंधित है। PDF1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है। जो मटर के पौधे में फ्रेंड्स क्रॉस संरचना किए जाते हैं, उनमें से प्रथम पीढ़ी में जो संरचना यानी गुण और लक्षण दिखाई दिए गए थे, यानी किस प्रकार के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, तो इसके राइट आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रबलता प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम पीढ़ी में जो दिखाई देने वाला लक्षण जो होगा वो प्रबलता रूप से होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 76वां क्वेश्चन। लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है। लट्टू का घूमना ये किसका उदाहरण है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके केंद्राभिमुख बल हो जाएंगे। लट्टू का घूमना केंद्राभिमुख बल हो जाएंगे। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको इसका ऑप्शन जो रखता है आपके अभिकेंद्रीय बल भी रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल और केंद्राभिमुख बल जो है एक ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके केंद्राभिमुख बल बोले या फिर अभिकेंद्रीय बल बोले, ये किसका उदाहरण है, लट्टू का घूमना, इस तरह का बल का उपयोग होता है। इनके अलावा भी फ्रेंड्स और किस किस में इसका उदाहरण देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, जब साइकिल चालक जब सड़कों पर घूमते हुए सड़क पर जब केंद्र की ओर झुकते हैं तो उस पर आपको ये बल देखने को मिलता है। तो उसमें भी आपको केंद्राभिमुख बल बोले या फिर अभिकेंद्रीय बल बोले, सेम सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है आपके 81वां क्वेश्चन। 81वें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कार्य कहलाता है। आ गया फिर से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपका 81वें क्वेश्चन, डैश कार्य क्या कहलाता है, कार्य किसे कहेंगे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनता है उन्हीं को बल कहते हैं, यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन से 83वां क्वेश्चन। 83वां क्वेश्चन से आपके डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके बेंजीन हो जाएंगे। बेंजीन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार ये भी पूछे गए हैं कि बेंजीन के फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं। तो बेंजीन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसके फॉर्मूला जो होते हैं C6 होते हैं और H6 होते हैं, यानी कार्बन के 6 परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। यही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो बेंजीन के निर्माण करते हैं। और बाकी जो है फ्रेंड्स आपके ब्यूटेन, हेक्सेन और पेंटेन जो है ये फ्रेंड्स आपके जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत फ्रेंड्स आपके 3 ग्रुप पाए जाते हैं, जिनमें से आपके एक ग्रुप होते हैं एल्केन ग्रुप होते हैं, दूसरा ग्रुप आपके एल्कीन ग्रुप होते हैं और तीसरा ग्रुप जो होते हैं फ्रेंड्स आपके एल्काइन ग्रुप होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन 3 ग्रुपों में से फ्रेंड्स आपके जो एल्केन ग्रुप है वो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और बाकी जो फ्रेंड्स आपके एल्कीन और एल्काइन ग्रुप होते हैं वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इस संदर्भ में भी आप ध्यान रख सकते हैं। इनमें से जो आपके बेंजीन जो आते हैं आपके एल्काइन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप के आते हैं। इस संदर्भ में से आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। फ्रेंड्स आप अगर हमारे इस सेशन पर नए हैं तो सेशन को एक शेयर और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप अगर फ्रेंड्स इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 90वां क्वेश्चन। 90वां क्वेश्चन पूछे गए थे आपके फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक वस्तु गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी मैं फ्रेंड्स आपके पिछले सेशन में कई बार बता चुका हूँ कि आवेश बराबर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, जिसे क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश को जो है क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू बराबर फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपके धारा यानी कि आई और टाइम, यानी
धारा और टाइम के गुणनफल को ही आवेश कहते हैं। तो इनमें से फ्रेंड्स आपको देखो धारा दिया गया है और टाइम भी आपको दे दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, धारा क्या है आपका 0.6 के बदले 6/10 रख सकते हैं और टाइम कितना है फ्रेंड्स आपके 10 मिनट है। तो बस इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि टाइम आपके जब भी रहे आपके सेकंड में टाइम होनी चाहिए। और इसको 10 मिनट है तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीपल करेंगे और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने निकल के आ जाएंगे, 10 कैंसिल हो जाएंगे और इनको 6 को 60 से जब मल्टीपल करेंगे तो आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे 360 कूलम। और इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको जब भी टाइम और धारा दिए हुए रहे, आपको आवेश ज्ञात करने के लिए दिए तो आपको क्या करना है, आवेश आपकी ज्ञात करना है। वो आवेश बराबर फॉर्मूला होते हैं Q बराबर IT, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन से हमारा 93वां क्वेश्चन। 93वां क्वेश्चन से आपके विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। वोल्ट मीटर के माध्यम से जो है विभवांतर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 95वां क्वेश्चन। 95वां क्वेश्चन से कार्बन के दो द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण इसका कैसा आकार है। कार्बन के द्वारा जो फ्रेंड्स मजबूत बंध बनाए जाते हैं, इसका क्या कारण है, इसके राइट आंसर कीजिएगा छोटा आकार। जितना छोटा आकार होगा फ्रेंड्स किसी भी तत्व में या फिर किसी भी परमाणु में, तो उसका जो जितना छोटा आकार होगा उसका बंध जो होगा उतना ही मजबूत होगा। इस संदर्भ में एक और लाइन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो परमाणु जितना छोटा आकार का होगा उसके बीच जो लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल जो होगा उतना ही मजबूत होगा। तो इसमें आपको सीधा सा मजबूत बंध दे दिया गया फ्रेंड्स, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं कि कार्बन के बीच होने वाले वैद्युत स्थैतिक बल का क्या कारण है। तो उस तरह से आपके राइट आंसर हो जाते हैं मजबूत बंध होने के कारण और छोटा आबंध यानी छोटा आकार होने के कारण। अगला क्वेश्चन से आपका 97वां क्वेश्चन। 97वां क्वेश्चन से आपके मछली में पाया जाता है, मछली में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके मछली में जो है फ्रेंड्स आपके 2 प्रकार के कक्षीय हृदय पाया जाता है। और अगर फ्रेंड्स बात करें कि स्तनधारियों में, तो इसमें ध्यान रखिएगा स्तनधारियों में जो है फ्रेंड्स आपके 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं और उभयचर वर्ग में 3 होते हैं। उभयचर वर्ग में 3 होते हैं जिसे फ्रेंड्स आपके एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। तो एम्फीबिया वर्ग बोले या फिर उभयचर वर्ग बोले, उसमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं, मछली में 2 होते हैं और जो स्तनधारी होते हैं या फिर सरीसृप होते हैं फ्रेंड्स, तो उस पर ध्यान रखिएगा आपके 4 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन से आपके 98वां क्वेश्चन। 98वां क्वेश्चन से आपके ध्वनि की तरंग की विशेषता नहीं है, डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हर्ट्ज। हर्ट्ज जो फ्रेंड्स आपके ध्वनि से संबंधित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आवृत्ति जो ज्ञात किया जाता है, आवृत्ति के मात्रक होते हैं आपके हर्ट्ज होते हैं, जो ध्वनि से कोई संबंध नहीं है। बाकी जो है आयाम भी ध्वनि से संबंधित है, आवृत्ति भी संबंधित है और वेग भी ध्वनि से संबंधित है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके हर्ट्ज से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन से और आखिरी क्वेश्चन से आपके 100 क्वेश्चन में से 99वां क्वेश्चन। 3 kg की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्राघाती वेग कितना होगा, यानी प्राघाती वेग का मतलब पीछे की ओर जो झटका लगते हैं फ्रेंड्स बंदूक चलाने के दौरान, यानी पीछे वाला वेग जो होगा जो विपरीत कार्य करते हैं, तो उसका वेग कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आपको जब भी इस तरह के बंदूक से रिलेटेड सवाल दे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके गोली का द्रव्यमान m2 और जो है गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। गोली का द्रव्यमान इंटू गोली का वेग, उसके बाद बंदूक का द्रव्यमान, यानी बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग। ध्यान रखिएगा बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग, एक तरफ आप गोली रखिएगा फ्रेंड्स, एक तरफ ये हो गया हमारा गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग, और एक तरफ हो गया हमारा बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग। इस फॉर्मूला में आप चारों चीज़ रख दीजिए, बस आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे। इनमें से देखिए आपके 3 kg का क्या है पिस्तौल, तो पिस्तौल का बंदूक हमने इधर रखा था, तो 3 kg का बंदूक मैंने रख दिया। उसके बाद आपके क्या है बंदूक का वेग ज्ञात करना है, जो पीछे की ओर बल लगेगा इसको मैंने भी रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोला गया 30 ग्राम की गोली, तो 30 यहाँ रखना है। उसके बाद कितना वेग दिया गया आपके 150 मीटर प्रति सेकंड दिया गया, तो 150 से मल्टीपल। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें जो ग्राम दिया गया है, ग्राम को जो है आपको केजी में बदल लेना है। तो इसको केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है आपको 1000 से डिवाइड कर देना है, यानी 1000 ग्राम से डिवाइड कर देना है, तो आपके द्रव्यमान जो है आपके केजी में निकल के आ जाएंगे। इस तरह से हल करने के बाद जब इसको हल कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, और यहाँ 3 और यहाँ 3 ये भी कैंसिल। जब इसको डिवाइड करेंगे यानी 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने निकल के आ जाएंगे, 1.5 निकल के आ जाएंगे। और इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1.5 मीटर प्रति सेकंड के साथ इसका वेग होगा, यानी बंदूक जो पीछे की ओर झटका लगाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वेग लगाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके इस संदर्भ में बस आपको एक तरफ बंदूक का वेग रखना है, यानी बंदूक का द्रव्यमान रखना है, और बंदूक का वेग रखना है, यानी बंदूक का वेग रखना है। बराबर में गोली का द्रव्यमान रखना है, और एक तरफ जो है आपके गोली का
द्रव्यमान और गोली का वेग रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स, और यही क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। तो बस आसानी से ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर देकर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये 100 क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। आपको अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई है, आपको पसंद आई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के एपिसोड 16 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।